हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ रेड सॉइल इज़, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पीएच के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो लाल मिट्टी का जो नेचर होता है ये एसिडिक होता है, यानी कि लाल मिट्टी जो है ये अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड जो है ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी की वजह से इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनकी कमी पाई जाती है, और जो पोटास होता है, पोटास इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसमें जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है ये भी काफ़ी कम होती है। इसी वजह से इसमें जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि बाजरा, गेहूँ और दालें, इन सभी फसलों के लिए ये जो लाल मिट्टी है ये काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखिएगा, लाल मिट्टी की जो प्रकृति है ये एसिडिक होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, जब भी आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, डंकन पास जो है ये किस किस के मध्य स्थित है। तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। डंकन पास जो है ये हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य है जो कि 48 किलोमीटर लगभग इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है, 48 किलोमीटर है। याद रखिएगा किस किस के बीच है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्ड द मल्टी नेशन रिवर वैली प्रोजेक्ट एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और कब कहा था, तो जो भाखड़ा नागल बांध है उसका उद्घाटन करते हुए इन्होंने सबसे पहले आधुनिक भारत के मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनल पार्क इज कॉल्ड पैराडाइज फॉर बर्ड्स। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो केवलादेव घना नेशनल पार्क। केवलादेव घना नेशनल पार्क को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव घना नेशनल पार्क। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इसको पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच इंडियन स्टेट इज द त्रिशूल माउंटेन पीक लोकेटेड। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिशूल पर्वत शिखर जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में स्थित है त्रिशूल पर्वत शिखर, और ये पश्चिमी कुमाऊं में हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माही सुगंधा इज ए वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। माही सुगंधा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो देखिए फ्रेंड्स, माही सुगंधा जो है ये चावल की एक वैरायटी है। किसकी, चावल की। और जो बासमती चावल होता है, बासमती चावल की एक किस्म है माही सुगंधा, और इसको 1966 में 1966 में जो है बीज अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ मार्केट। बाजार का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था।
तो देखिए फ्रेंड्स, बाजार का नियम या फिर लॉ ऑफ मार्केट जो है ये फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे जीन बैप्टिस्ट से या फिर जेबी से, इन्होंने दिया था बाजार का नियम। पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट से इन्होंने दिया था बाजार का नियम या फिर लॉ ऑफ मार्केट। और ये नियम क्या कहता है? तो इसके अनुसार पूर्ति जो है अपनी मांग खुद पैदा करती है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो इससे स्वचालित रूप से उस वस्तु या सेवा की मांग पैदा हो जाती है। ये है बाजार का नियम, जिसे दिया गया है जेबी से या फिर जीन बैप्टिस्ट से के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी वॉज गिवन टू हैवी इंडस्ट्री। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, किसमें? दूसरी यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हैवी इंडस्ट्री थी इनको प्राथमिकता दी गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1956 से 1961। और इस योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। इसमें जो तीव्र औद्योगिकरण था और जो भारी उद्योग थे उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री वॉज द वैल्यू एडेड टैक्स फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया था? तो सबसे पहले ऐसा कौन सा देश था जिसने वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को लागू किया था? तो ये था फ्रांस। फ्रांस में जो है सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को आइवरी कोस्ट कॉलोनी में वैट को लागू किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीरी डियर आर फाउंड। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं या कश्मीरी हंगुल पाए जाते हैं? तो ये है दच्चीग्राम। दच्चीग्राम एक ऐसी सेंचुरी है जहाँ पर कश्मीरी हंगुल पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दच्चीग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट यूज द वर्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अमेरिकी वनस्पति शास्त्री थे वोल्टर जी रोसेन। क्या नाम था पूरा? वोल्टर जी रोसेन ने जो है सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज ऑलवेज अट्रैक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा बल है जिसमें सदैव आकर्षण बल कार्य करता है? तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है, इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, ये सब क्या हैं? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। लाइट वेव हो जाएगा, रेडियो वेव हो जाएगा और माइक्रोवेव हो जाएगा, लेकिन साउंड वेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। आंसर यही बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एनोड ऑफ ए ड्राई एरिया मेड ऑफ। शुष्क अक्षेत्र का एनोड किसका बना होता है? तो जो शुष्क अक्षेत्र का एनोड है ये बना होता है कार्बन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अम्ल क्या होते हैं? तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम HCl जो है अगर किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, सपोज कीजिए हमने Zn ले लिया यानी कि जिंक ले लिया, तो ये क्या बनाएगा? ZnCl2 बनाएगा और प्लस H2 गैस बनाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो अम्ल होते हैं ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, न्यूक्लियर मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, अर्नस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्लानिटरी मॉडल जो है ये नील्स बोर के द्वारा दिया गया था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्वांटम मॉडल जो है ये अर्विन स्क्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया है ऑल आर करेक्टली मैच्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ल्यूनार कास्टिक। ल्यूनार कास्टिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो ल्यूनार कास्टिक जो है ये सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। किसको, सिल्वर नाइट्रेट को ल्यूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। क्या होता है, AgNO3 जो है इसका फॉर्मूला होता है, और इसका उपयोग फोटोग्राफी और चिकित्सा में भी किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स का जो हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमंस का हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। और क्रोकोडाइल्स जो हैं ये किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है ये 3 चैम्बर्ड होता है। कैसा, 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स क्या है, ये एक्सेप्शन है, जिनका हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से पूछा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो इसमें से वेना केवा जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये क्या काम करती है कि जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, उसको हार्ट तक ले जाने का काम करती है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वेना केवा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपिरेशन के लिए प्लांट का ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्टोमेटा जो है ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज और वाटर के इवेपोरेशन के लिए हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्टोमेटा जो है ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ए पोलिनेटर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोलिनेटर क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेल फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर्स पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो पोलन ग्रेन है इनको फीमेल फ्लावर तक पहुंचने में जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको कहा जाता है पोलिनेटर। तो देखिए फ्रेंड्स, बैट जो है ये भी पोलिनेटर का काम करता है, बीज जो हैं ये भी पोलिनेटर का काम करती हैं, और जो बर्ड हैं ये भी पोलिनेटर की तरह काम करती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड विच रूलर। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, खानवा का जो युद्ध है ये बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच, बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राणा सांगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द सेकेंड जैन संगीति टेक प्लेस। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय जैन संगीति जो है ये वल्लभी जो कि गुजरात में है, वल्लभी में हुई थी, और मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर हुई थी। वल्लभी में जो इसकी अध्यक्षता की गई थी ये की थी देवर्षि समाज श्रमण ने। किसने, देवर्षि समाज श्रमण ने जो है वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। और मथुरा में स्कंदिला ने, किसने, स्कंदिला ने जो है मथुरा में द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। कब हुई थी ये, तो 512 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विद होम डिड द फेमस अरेबिक राइटर अल बरूनी कम टू इंडिया। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट था। कौन सा? बंगाल गजट था। और इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी जाना जाता था। और इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो 29 जनवरी 1780 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसे आयरलैंड के जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा जो है शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बंगाल गजट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोसेसिंग, इट्स प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वॉज क्रिएटेड इन, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण अक्षेत्र का सर्जन हुआ था। कांडला में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में या फिर विशाखापत्तनम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।